हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 6 के लिए वीडियो नंबर 6 लेकर के आए हैं। अब देखो क्या हुआ है कि पिछले वीडियो के अंदर अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि क्रियाकारकों के आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। संयुग्मन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो पिछले वीडियो के अंदर हम इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो पिछले वीडियो के अंदर इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर इन दोनों अभिक्रियाओं की बात करूंगा मैं, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आज का पॉइंट आपको लगाना है विस्थापन अभिक्रिया से। तीसरे प्रकार की रिएक्शन है ये विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है ये रिएक्शन, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो देखो कैसे होगा ये रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास में कोई क्रियाकारक है A और B और एक इधर अलग से आपने परमाणु ले रखा C। अब ये A वाला परमाणु क्या होता है, इस C के द्वारा विस्थापित हो जाता है। विस्थापित होने का मतलब यह है कि C आ जाए, इस A को यहां से भगा दे और C खुद A का स्थान ले ले। तो कुछ इस तरीके से हो CB प्लस A, यानी कि ये C A की जगह गया, इस C A को यहां से इसने विस्थापित कर दिया, बाहर निकाल दिया। विस्थापित करने का मतलब होता है बाहर निकाल देना, है ना। तो ये C जो है इस A की जगह आया, इसको विस्थापित कर दिया, इसको यहां से बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह आ गया, CB बन गया और A क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ऐसे कोई अभिक्रिया आपको नजर आ रही है तो उसे अपन बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो वास्तविक उदाहरण समझते हैं इसका। ये तो अपन पहचानने का तरीका देख रहे थे, तो वास्तविक उदाहरण देखो क्या है। एक क्रियाकारक आपके पास में CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए आपने जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया, जिंक। ठीक है, तो ये CuSO4 जलीय विलयन के रूप में होता है और आपने जिंक का टुकड़ा डाला है इसके अंदर ठोस अवस्था में। अब क्या होता है कि ये जो जिंक है इस कॉपर की जगह आ जाता है। ये जिंक क्या करता है, इस कॉपर की जगह आ जाता है, इस कॉपर को यहां से बाहर निकाल देता है। तो जब ये बाहर निकलता है तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट का विलयन प्लस Cu बाहर हो गया, तो ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा और ये ठोस अवस्था के रूप में आपको मिल जाएगा। देखो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसका रंग होता है नीला, तो ये तो नीला रंग का विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, नीला रंग का विलयन होता है। जबकि ये जो जिंक सल्फेट है ना, इसका विलयन रंगहीन होता है, यानी कि इसका कलर जो है कुछ भी नहीं होता, इसका कलर गायब हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रंगहीन विलयन। कौन सा विलयन है ये, रंगहीन विलयन है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है कि जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को अपनी जगह से बाहर निकाल दिया। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया किससे अपन कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है, उसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां पर देखो एक यौगिक है CuSO4 और इसमें ये परमाणु Cu, तो इस यौगिक का ये जो परमाणु Cu, इसकी जगह दूसरा परमाणु आ गया Zn, ठीक है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है, उससे अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहां पर ये यौगिक है, इसमें Cu परमाणु है, इसकी जगह दूसरा परमाणु आ गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। तो पहले अपन परिभाषा लिख ले हैं इसकी, विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलेंगे अपन, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। एक बात तो ये याद हो गई, अपने को परिभाषा याद करनी है कि ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक है और उस यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है, उससे ही अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया में कॉपर परमाणु है, इसकी जगह दूसरा परमाणु आ गया जिंक, तो इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बन गया भाई। अब एक बात और देखो, यहां पर देखो, यहां पर CuSO4 है, तो Cu+2 होता है और SO4 होता है -2, ठीक है। और जब जिंक होता है आयन के रूप में तो Zn+2 बनाता। तो देखो जब ये अभिक्रिया हुई होगी ना, तो पहले कॉपर और ये जो सल्फेट आयन आपका, इन दोनों के बीच में जो बंध है आयनिक बंध, वो टूटा होगा और टूटने के बाद में फिर जिंक और ये जो सल्फेट है, इन दोनों के बीच में नया आयनिक बंध बना होगा। भाई पहले इन दोनों के बीच में आयनिक बंध था, तभी तो ये CuSO4 के रूप में क्या थे, मौजूद थे। तो पहले तो इन दोनों के बीच का जो आयनिक बंध है वो टूटा और टूटने के बाद में फिर नया बंध बना है, Zn+2 और SO4-2 के बीच में नया आयनिक बंध बना है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जो आपके क्रियाकारक है उनके बीच के पुराने बंध टूटेंगे और फिर नए बंध बनेंगे, ठीक है ना। जब उत्पाद बन जाएगा तो क्या होंगे, नए बंध बनेंगे। तो दूसरी बात हमें यह याद रखनी है कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, दोनों काम होते हैं इसमें, जरूर हो गए दोनों काम। तो दूसरी बात अपन ये याद रख ले हुए कि विस्थापन अभिक्रिया में पुराने रासायनिक बंध लिख देता हूं मैं, रासायनिक बंध टूटते हैं तथा नए बंध, नए रासायनिक बंध लिख देता हूं मैं, नए रासायनिक बंध बनते हैं
ठीक है भाई। अब देखो उदाहरण में आपको ये वाला याद रखना, ये कोई उदाहरण नहीं है, ये केवल अपन ने समझने का तरीका बताया था, ये कोई उदाहरण नहीं था। तो उदाहरण में आपको क्या याद रखना है, ये वाला समीकरण आपको याद रखना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन बातों को नोट कर लो पहले, फिर कुछ और बातें इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। नोट किया आपने? अब एक बात को समझते हैं अपन। देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या चीज होती है, जैसे मैं एक समीकरण और यहां पर लिखता हूं आपके सामने। मैंने लिख दिया ZnSO4 और प्लस Cu लिख दिया, ठीक है। ये ZnSO4 का विलयन है और इसके अंदर मैंने कॉपर धातु डाल दी। तो क्या होना चाहिए, ये कॉपर मान लीजिए Zn को विस्थापित कर देता है और Zn क्या हो गया, बाहर निकल गया। लेकिन वास्तव में अभी जो मैंने अभिक्रिया लिखी है ये वाली, ये अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होती है, जबकि ये अभिक्रिया संपन्न होती है। कारण क्या उसके पीछे, वास्तविकता में विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व या धातु, अधिक क्रियाशील तत्व या धातु कम क्रियाशील तत्व या धातु को उसके लवण से विस्थापित करता है। जैसे देखो ये CuSO4 कॉपर का लवण है, किसका लवण है, कॉपर का लवण है। अब इसमें कॉपर धातु विद्यमान है, ठीक है, इसमें कौन सी धातु विद्यमान है, कॉपर। और इधर आपने जो धातु ली है वो जिंक है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो जिंक है इस कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, ये जिंक इस कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। इस कारण से इस लवण में से जिंक इस कॉपर को क्या कर देता, बाहर निकाल देता। लेकिन ऊपर वाला जो समीकरण है इसमें क्या है कि ये कॉपर कम क्रियाशील है, किससे, जिंक से। तो ये कॉपर इस जिंक को यहां से बाहर नहीं निकाल पाता। तो विस्थापन अभिक्रिया में एक बात हमें यह भी याद रखनी है कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु या तत्व कम क्रियाशील धातु या तत्व को उसके लवण से विस्थापित करता, उसके लवण से क्या करता, विस्थापित करता है, ठीक है। तो एक बात और आपको नोट करनी है ये कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व या धातु कम क्रियाशील तत्व या धातु को उसके लवण से विस्थापित करती है, ठीक है। तो ये लाइन नोट करो, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि धातुओं की क्रियाशीलता कैसे ज्ञात करोगे आप। तो एक लाइन नोट कर ली आपने ये। अब सुनो मेरी बात, हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी धातु कम क्रियाशील है, कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है। तो इसके लिए एक सारणी होती है जिसे अपन बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में जमा कर एक सारणी बनाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी को कैसे याद करें और उसके आधार पर हम कैसे बता पाएंगे कि कोई विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, तो उस बात को अपन समझते हैं।
तो यहां पर अब बीच में अपन एक टॉपिक ले रहे हैं सक्रियता श्रेणी, और ये सक्रियता श्रेणी अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखो भाई, बात करता हूं मैं सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी, तो इसके अंदर क्या है कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में जमाया जाएगा। कौन से क्रम में जमाया जाएगा? अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब होता है कि अपन बड़े से छोटे की ओर चले। किस ओर से किस ओर चले? बड़े से छोटे की ओर। या फिर ऐसा मान लो कि अधिक क्रियाशीलता से आपको चलना है कम क्रियाशीलता की ओर। एक होता है आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। तो इस क्रम में क्या करते हैं आप? छोटे से बड़े की ओर जमाते हैं चीजों को, छोटे से बड़े की ओर जमाते हैं। और अवरोही क्रम में आपको क्या करना? बड़े से छोटे की ओर जमाना है। तो जब आप धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में जमाओगे तो इसका मतलब यह है कि आपको धातुओं को अधिक क्रियाशीलता से कम क्रियाशीलता की तरफ जमाते हुए क्या करना है? चलना है। ठीक है, तो पहले मैं सक्रियता श्रेणी की परिभाषा आपको बता देता हूं। क्या लिखना है इसके लिए आपको? कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार अवरोही। अवरोही का मतलब समझ गए भाई? अधिक क्रियाशीलता वाली धातु से कम क्रियाशीलता वाली धातु की ओर जमाते हुए चलना है। अवरोही क्रम में जमाकर एक सारणी बनाई गई है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जिसे क्या बोला जाता है? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सक्रियता श्रेणी याद करवाता हूं। तो देखो सक्रियता श्रेणी को कैसे याद करोगे आप? कबूतर नाचे, कागा मांगे, ऑल जंक फूड। ठीक है, पड़ा है कूड़ा, कोपर हमारे आंगन आगे, आंगन आगे पता है। अब देखो नाम बताता हूं पहले। इसको आप बोलते हो पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम धातु है ये। इससे आप बोलते हैं सोडियम धातु। सोडियम धातु हो गई है। ठीक है, यह है आपका कैल्शियम धातु। कैल्शियम धातु। यह है मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु। ठीक, यह है एल्यूमिनियम धातु आपका। एल्यूमिनियम। यह है जिंक धातु आपकी। जिंक। और यह है फेरस या लोहा धातु आपकी। ठीक है भाई, मैं इसको थोड़ा ऐसा करता हूं, दूर ले लेता हूं।
देखो इसे आप बोलते हैं लेड धातु। ये आपका हाइड्रोजन जो धातु नहीं है, अधातु के अंतर्गत आता है ये है आपका कॉपर, जिसको तांबा बोलते हैं आप। यह है मरकरी या पारा, ठीक है ना भाई। यह है आपका सिल्वर, जिसको चांदी बोलते हैं आप। यह है सोना या ओरम, सोना लिख देता हूं मैं, गोल्ड बोलते हो आप इसको, अंग्रेजी में गोल्ड लिख देता हूं मैं, ठीक है। और यह है प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब देखो भाई, इसको याद करने का तरीका क्या बताया हमने कि कैसे, तो क्या कर लोगे आप, कबूतर, ठीक है। एन से आप कर लोगे नाचे, सी से लिख दोगे कागा, एमजी से लिख दोगे मांगे, एल से लिख दोगे आल, ठीक है ना। जेडन से लिख दोगे जंक, और एफई से लिख दोगे पूड़, ठीक है। इधर आओ, यहां से चलो, पड़ा है, सी का मतलब कॉपर, है ना। हमारे आंगन, आगे पता है, पता है। अब देखो इसमें क्या है, ये सक्रियता श्रेणी है। तो आप ऐसे चलोगे तो सक्रियता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, घटती सक्रियता, ठीक है। ऐसे यहां चलोगे तो क्या हो जाएगा, घटती सक्रियता। मेरे पास में बोर्ड पर जगह नहीं थी, बाकी ये जो सारणी है वो इस तरीके से होगी कि जैसे आपने पूरा मीटर उतारा, उसके जस्ट नीचे ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, उससे कम सोडियम की, उससे कम कैल्शियम की, उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम एल्यूमिनियम की, उससे कम जिंक की, उससे कम फेरस की, उससे कम लेड की है, और ये हाइड्रोजन है बीच में। तो इस हाइड्रोजन से पहले पहले जितनी भी धातुएं अपन ने पढ़ी ना अभी, इधर वाली ये सब हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। और इस हाइड्रोजन के नीचे की तरफ जो धातुएं हैं, ये सब हाइड्रोजन से क्या है, कम क्रियाशील है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वैसे धातु नहीं है, लेकिन धातुओं के बीच में आती है हर जगह ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कॉपर, कॉपर से कम क्रियाशील मरकरी, मरकरी से कम क्रियाशील सिल्वर, सिल्वर से कम क्रियाशील गोल्ड, और गोल्ड से कम क्रियाशील क्या है, प्लेटिनम। यानी कि यहाँ पर प्लेटिनम धातु बहुत कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील है। तो ये है आपकी सक्रियता श्रेणी, जिसके आधार पर आप ये बता सकते हो कि कौन सी धातु कम क्रियाशील है, कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है। तो वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट करो पहले। ठीक है, आपने नोट किया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सक्रियता श्रेणी की उपयोगिता क्या है। इसके आधार पर आप विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं किस तरीके से बता सकते हो।
तो देखो इसकी उपयोगिता बता रहा हूं मैं आपको, सक्रियता श्रेणी की उपयोगिता क्या है। तो इसके आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि कोई धातु, लवण और धातु, उसके बीच में अभिक्रिया होगी या नहीं। तो कैसे बताएंगे ये समझते हैं अपन पहले। तो इधर मैं आपके सक्रियता श्रेणी बना देता हूं। हमने जाना कबूतर, नाचे, कागा, मांगे, ऑल, जंक, पूड़। ऑल, जंक, पूड़। पड़ा है कोपर हमारे आंगन आगे पता है। ये अपना सक्रियता श्रेणी है। जैसे जैसे नीचे चल रहे हैं तो सक्रियता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ऐसे चलेंगे तो सक्रियता क्या होगी, घटेगी, घटती सक्रियता। अब देखो भाई, मैं यहां दो समीकरण लिखता हूं आपके सामने। मैंने लिखा CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है, और इसके साथ में मैंने डाला आयरन ठोस अवस्था के रूप में, ठीक है। दूसरा देखो मैं लिख रहा हूं ZnSO4 एक्वा सॉल्यूशन के रूप में, और यहां पर मैंने डाल दिया, मान लीजिए मैंने डाला Fe। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी की सहायता लेनी। देखो ऊपर वाला जो समीकरण है उसमें देखो, यहां धातु लवण है ये, तो इसमें उपस्थित धातु कोपर है, और ये जो दूसरी धातु है वो फेरस है। सक्रियता श्रेणी में देखो आप, यहां तो रहा आपका फेरस, और कोपर को देखो यहां पर है, यानी कि कोपर नीचे आ रहा है, कोपर कम क्रियाशील है, फेरस ऊपर आ रहा है, तो फेरस क्या है, अधिक क्रियाशील। अब देखो यहां पर इस धातु लवण में कोपर उपस्थित है जो फेरस से कम क्रियाशील है। कैसा है, कोपर कम क्रियाशील है, और ये जो फेरस है वो इस कोपर से क्या है, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, ठीक है। तो देखो जब धातु लवण में उपस्थित धातु कम क्रियाशील हो और वो इधर वाली धातु अधिक क्रियाशील है, तो वो अधिक क्रियाशील धातु इस कम क्रियाशील धातु को इसके लवण से क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी, विस्थापित कर देगी। तो यहां पर यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो आपको प्राप्त होगा FeSO4 एक्वा सॉल्यूशन के रूप में, और Cu क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ठोस अवस्था के रूप में, ठीक है। जरा सेकंड वाली रिएक्शन देखें जरा अपन, तो देखो अब क्या मामला है। धातु लवण में उपस्थित धातु है जिंक, और इधर दूसरी धातु क्या है, फेरस। पहले दोनों को सारणी में देख लो। तो ये तो रहा आपका जिंक और ये रहा फेरस। जिंक ऊपर आ रहा है मतलब जिंक अधिक क्रियाशील है, और फेरस नीचे आ रहा मतलब फेरस जिंक से क्या है, कम क्रियाशील। अब देखो ये जिंक धातु लवण में उपस्थित है, और ये जिंक क्या है, फेरस से अधिक क्रियाशील है। फेरस से कैसी है, ये अधिक क्रियाशील, ठीक है। और ये जो फेरस है ये खुद नीचे आ रहा है जिंक से, तो ये कैसा है, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। तो अब क्या ये रिएक्शन हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फेरस कम क्रियाशील है, ये ताकतवर नहीं है इतना। तो ये फेरस इस जिंक को यहां से बाहर नहीं निकाल पाता है। जब यहां वाली धातु अधिक क्रियाशील होगी तो वो ताकतवर होगी ज्यादा, और उसमें वो क्षमता होगी कि वो कमजोर जो धातु है उसको उसके लवण से क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। लेकिन यहाँ ये खुद कम क्रियाशील है, ये ज्यादा ताकतवर है, तो ये इसको बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो ये अभिक्रिया होगी क्या, नहीं होगी। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं नो रिएक्शन। यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे हम सारणी के अंदर चेक करके बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी और कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना आप कि आपको तुलना केवल उन दो धातुओं की करनी है जो धातु लवण में है और इधर विस्थापित करने के लिए तैयार बैठी है।
जो धातु लवण में है और इधर विस्थापित करने के लिए क्या बैठी है, तैयार बैठी है। जैसे देखो ये जो फेरस है ना, ये कॉपर से तो अधिक क्रियाशील धातु है, लेकिन जिंक से क्या है, ये कम क्रियाशील है। ठीक है ना। तो एक धातु दोनों जगह मैंने एक ही ली, लेकिन एक जगह तो उसने विस्थापित कर दिया और दूसरी जगह विस्थापित नहीं कर पाई। वो क्यों? यहां तो वो ज्यादा शक्तिशाली थी, यहां क्या हो गई, इस धातु से कमजोर पड़ गई है। तो इस सक्रियता श्रेणी की उपयोगिता अपन क्या बताएंगे कि इस श्रेणी के द्वारा कोई धातु लवण एवं धातु के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने यहां पर अनुमान लगाया। अब कुछ और समीकरण में आपको ऐसे उदाहरण देकर के समझा देता हूं। जैसे मैं उदाहरण यहां पर ले लिया साहब, FeSO4, ये विलयन ले लिया मैंने, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने डाल दी जिंक धातु। अब बताइए क्या होगा, अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? तो देखो इधर ये दोनों धातुएं हैं, धातु लवण में उपस्थित धातु फेरस है, और इधर से जो विस्थापन करना चाहती है धातु वो क्या है, जिंक है। अब देखो, आप दोनों में तुलना कर लो, जिंक अधिक क्रियाशील है या फेरस अधिक क्रियाशील है? तो आपको नजर आ रहा है कि जिंक ऊपर है, मतलब जिंक अधिक क्रियाशील है, फेरस नीचे है, मतलब फेरस क्या है, कम क्रियाशील है। तो फेरस के लिए मैं लिख देता हूं, ये कैसी है, कम क्रियाशील। फेरस कैसी है, कम क्रियाशील। ठीक है, जबकि जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। तो यानी कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को इसके लवण से क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। तो आपको मिलेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट मिल जाएगा। भाई जिंक जो है फेरस की जगह चला गया एक्वा सॉल्यूशन के रूप में, और प्लस आपको क्या मिलेगा, फेरस बाहर आ गया तो फेरस मिल जाएगा यहाँ पर, सॉरी फेरस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ये लो, ठीक है। और देखो ऐसा ही रिएक्शन और बताते हैं आपको। तो इसमें जैसे मैं मान लीजिए उदाहरण में ले लेता हूं अब CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, इसकी अभिक्रिया में करवाना चाहता हूं जिंक से, ठोस अवस्था में लिया मैंने जिंक। ठीक, अब देखो क्या होगा। तो पहले चेक करो, उधर कॉपर और जिंक दो धातुएं आपके पास में। कौन कौन सी धातुएं, कॉपर और जिंक। लवण में कॉपर है और जो विस्थापन करने के लिए तैयार बैठी धातु है वो क्या है, जिंक। अब देखो ये तो आपका रहा जिंक और ये रहा कॉपर। कौन ज्यादा क्रियाशील है इनमें, जिंक ज्यादा क्रियाशील है। जिंक ऊपर है, जो ऊपर धातु है वो अधिक क्रियाशील है और जो नीचे धातु वो कम क्रियाशील है। तो ये कॉपर कहाँ है, नीचे है, मतलब धातु लवण में उपस्थित धातु कैसी है, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। ठीक है ना। और ये धातु कैसी है, अधिक क्रियाशील, क्रियाशील। मैं धातु लवण शब्द में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सभी क्या है, धातुएं हैं। इनका कोई सा भी लवण है तो उसको अपन धातु लवण बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कॉपर सल्फेट धातु लवण है, इसमें जो उपस्थित धातु है वो कम क्रियाशील है, जबकि इधर जो बैठी हुई धातु है वो अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो यानी कि अभिक्रिया संपन्न होगी यहां पर। तो आपको मिलेगा ZnSO4 प्लस क्या निकलेगा, कॉपर। ये कॉपर दिखाती है हमने, ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में, और ये S। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करोगे, ये उदाहरण उतारो, एक दो उदाहरण और बताता हूं फिर मैं आपको।
ठीक है बेटा, देखो 2 उदाहरण और देता हूं मैं आपको। देखो भाई क्या है, तो मैंने उदाहरण लिया CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन के रूप में, और इसमें मैंने डाल दिया सिल्वर, Ag डाल दिया, ठीक है। और दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन के रूप में, और इसके अंदर मैंने डाला कॉपर। तो देखो कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी और कौन सी नहीं होगी, समझते हैं बात को। ऊपर वाली को देखते हैं पहले। तो इसमें देखो धातु लवण में जो धातु है वो कॉपर है, और इधर जो विस्थापन करने के लिए तैयार बैठी हुई धातु है वो क्या है, सिल्वर है। तो चेक कर लो कौन अधिक क्रियाशील है। जो ऊपर आ रही है वो अधिक क्रियाशील होगी ना, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है दोनों में। तो कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे, मतलब कॉपर अधिक क्रियाशील है किससे, सिल्वर से। तो ये आपका कॉपर, ये कैसा है, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, ठीक है। और ये सिल्वर कैसा है, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, ठीक है। अब क्या होगा देख लो, ये कम क्रियाशील है, इस अधिक क्रियाशील को यहां से बाहर निकाल पाएगी क्या, नहीं निकाल पाएगी, यानी कि ये रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो अपन यहां पर लिख देते हैं नो रिएक्शन, यानी कि यहां पर कोई अभिक्रिया या कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को उसके लवण से बाहर नहीं निकाल सकती है। यहां देखो आप, तो जैसा देख रहे हो आप, कॉपर अधिक क्रियाशील है और सिल्वर क्या है, कम क्रियाशील है। तो देखो इधर लवण में सिल्वर उपस्थित है, जो कि कैसी है, कम क्रियाशील है, किससे, कॉपर से कम क्रियाशील है ये, ठीक है ना। और कॉपर कैसा है, अधिक क्रियाशील, क्रियाशील क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी, और ये कॉपर इस सिल्वर को यहां से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में यही होता, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से क्या कर देती, बाहर निकाल देती है। तो आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे CuNO3 प्लस Ag, ऐसा ही लिखेंगे आप। बोलो सही है, सही है ना, सही नहीं है ये, इसमें एक गलती है छोटी सी, मैं बताता हूं आपको क्या है गलती। वो भाई Ag होता है प्लस और NO3 होता है माइनस, यहां पर जो आयन मौजूद है वो, और कॉपर जो है ना आपका ज्यादातर होता है Cu+2 अवस्था में। ये Cu+ अवस्था में रह सकता है, लेकिन इस अवस्था में ये बहुत कम रहता है, क्योंकि ये कम स्थायी होता है, ये ज्यादा स्थायी होता है। तो आप NO3 के साथ में इसका जो अणुसूत्र बनाओगे वो Cu+2 और NO3- इस आधार पर बनाना होगा आपको। तो इस आधार पर जब आप अणुसूत्र बनाओगे तो Cu यहां आ गया, NO3 नीचे आ गया, इसको कोष्टक में बंद किया, तो ये 2 इसके पास में जाएगा, और जबकि यहां पर 1 है तो वो 1 इसके पास में आ जाएगा। तो आपका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, ये है कॉपर नाइट्रेट। बस तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसमें, हालांकि क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है ऐसी, भाई ये आपको उदाहरण दे ऐसा कोई स्पेशल, लेकिन इसका ध्यान रख लेना फिर भी आप, कि जब इसका समीकरण आप बनाओ
तो कॉपर को क्या मान करके चलना है, Cu+2 मान करके चलना है, केवल Cu+ मान करके नहीं चलोगे, क्या मान करके चलोगे, Cu+2। तो यहां पर सही अणुसूत्र आपका क्या होगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। आप चाहें तो समीकरण को संतुलित करने के लिए यहां 2 लगा सकते हैं और यहां पर भी 2 लगा सकते हैं, आपका समीकरण बैलेंस हो जाएगा ऐसा करने से, ठीक है। तो इस तरीके से सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम लवण, धातु लवण और धातु के बीच में जो अभिक्रिया होगी वो बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ये उदाहरण भी उतार लो, उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको इससे संबंधित ही। ठीक है, उतार लिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं आपको, विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न है वो। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको। प्रश्न क्या है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के दाने डाले जाते हैं तो कुछ समय बाद विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। क्यों? कारण बताइए, क्यों कारण बताइए, ये प्रश्न है साहब। क्या कह रहा है ये कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, जो कि कैसा विलयन है, नीला विलयन है ये, ठीक है। इसमें कुछ जिंक के दाने डाले हमने, क्या कर दिए, कुछ जिंक के दाने डाले, तो विलयन का रंग जो नीला रंग था वो समाप्त हो जाता, वो गायब हो जाता नीला रंग। क्यों हो जाता, इसका कारण हमें देना है, तो कारण आपको वहीं से मिल जाएगा। देखो, ये कॉपर कम क्रियाशील होगा किसकी अपेक्षा, जिंक की अपेक्षा। भाई देखो, यहां जिंक रहा, जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर कैसा है, कम क्रियाशील है। तो यहां पर मैं लिख दूं कॉपर कम क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, जिंक की अपेक्षा, और जिंक अधिक क्रियाशील है। जिंक कैसा है, अधिक क्रियाशील है, किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। तो ये अधिक क्रियाशील धातु इस कम क्रियाशील धातु के इसके लवण से क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो आपको मिलेगा ZnSO4 प्लस Cu। आपको ZnSO4 का विलयन मिल जाएगा
और ZnSO4 का जो रंग होता है ना, इसका विलयन का रंग, वो रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता उसका, कलरलेस होता है वो। तो यहां पर जब आपको ZnSO4 मिला तो क्या हो जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं, नीला रंग गायब, क्योंकि ये विलयन कैसा है, रंगहीन विलयन है। ये कैसा विलयन है, ये रंगहीन विलयन है। तो इसका उत्तर आप कैसे दोगे, आप क्या बताओगे कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट का विलयन बना लेता है, और जिंक सल्फेट का विलयन कैसा होता है, रंगहीन होता है। इस कारण से नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। भाई कॉपर सल्फेट का रंग, विलयन का रंग नीला होता है, लेकिन जिंक सल्फेट का जो विलयन है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो इसका उत्तर अपन किस तरीके से देंगे कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो जिंक क्या कर रहा है, यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट का विलयन बना लेता है, और ये विलयन रंगहीन होता है। तो इस कारण से नीला रंग कैसा हो जाता है, गायब हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतार लो, समीकरण उतार लो, लैंग्वेज आपको खुद लिखनी है, जो मैंने बोला वो लिखना है इसमें, ठीक है। मिटाऊं तो विस्थापन अभिक्रिया इतना ही है। इसके बाद में अपन दूसरी जो अभिक्रिया है, यानी कि चौथी वाली अभिक्रिया, वो अपन ले लेते हैं। तो वो छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है। तो देखो भाई, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम चौथा प्रकार ले रहे हैं, द्विवी विस्थापन अभिक्रिया। द्विवी विस्थापन अभिक्रिया डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या है, एक उदाहरण से अपन समझते हैं इस अभिक्रिया में क्या होगा। यहां पर मैंने ले लिया साहब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और यहां पर मैंने एक दूसरा क्रियाकारक ले लिया है KCl। क्या ले लिया, KCl। मैं इन दोनों को आयनों में तोड़ता हूं एक बार। तो देखो यहां पर क्या है, Ag+ और NO3-, ठीक है, और यहां पर दो आयन है, यहां पर भी K+ और Cl-। अब मान लीजिए अभिक्रिया इस तरीके से हो कि ये दोनों क्रियाकारक किसी एक प्रकार के आयन या मूलक का आदान प्रदान कर ले। देखो आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन, दूसरा ऋणायन।
एक धनायन दूसरा ऋणायन। मूलक भी दो प्रकार के ही माने जाते हैं, धनावेशित मूलक, ऋणावेशित मूलक, धनावेशित मूलक, ऋणावेशित मूलक। तो ये दोनों क्रियाकारक किसी एक प्रकार के आयन का या मूलक का आदान प्रदान करें। एक प्रकार का मतलब ये है कि या तो ये धनायनों का आदान प्रदान कर ले, ये धनायन तो इसको दे दे, इसका धनायन ये खुद ले ले, या फिर ये ऋणायनों का आदान प्रदान करे, ये ऋणायन तो इसको दे दे, इसका ऋणायन ये खुद ले ले। तो मैं यहां पर धनायनों का आदान प्रदान करवा रहा हूं भाई। ये Ag प्लस और ये K प्लस, ये Ag प्लस तो K प्लस की जगह चला जाए और K प्लस किसकी जगह आ जाए, Ag प्लस की जगह आ जाए। तो देखो क्या होगा, ये K प्लस Ag प्लस की जगह आ गया तो K प्लस और NO3 माइनस, ऐसा ही होगा ना भाई। K प्लस इसकी जगह आ गया तो K प्लस रख दिया, इसकी जगह मैंने NO3 अपनी जगह है जैसा के जैसा, प्लस ये Ag प्लस यहां आएगा अब K प्लस की जगह, तो मैं यहां लिख दूं Ag प्लस और Cl माइनस। भाई ये Cl तो कहीं नहीं गया, नहीं, ये तो इसकी जगह ही है, बस ये यहां आ गया उठ के। तो ऊपर इनके अणुसूत्र बना के लिख देता हूं मैं, KNO3 और यहां पर मैं लिख देता हूं AgCl। तो यहां पर क्या हुआ कि एक मूलक, एक प्रकार का मूलक या आयन है, उसका आदान प्रदान हुआ और उसके बाद में वापस से दो नए उत्पाद बन गए। ये दोनों क्रियाकारक और ये दोनों क्या उत्पाद, दो नए उत्पाद बन गए। आपको इनकी भौतिक अवस्थाएं बता दूं मैं, ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में होता है, ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में होता है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर जो AgCl है पानी में ही बनता है, लेकिन ये पानी में घुल नहीं पाता है, तो ठोस अवस्था के रूप में ये नीचे की ओर चला जाता है। नीचे की ओर कोई पदार्थ चला गया है तो उसको अवक्षेप बोलते हैं अपन, तो ये नीचे की ओर अवक्षेपित हो जाता, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो भैया इसके अंदर क्या हुआ कि एक प्रकार के आयन का या मूलक का आदान प्रदान हुआ। आदान प्रदान को विनिमय भी बोलते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का एक नाम और है विनिमय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया इसको बोला जाता है, और विनिमय अभिक्रिया, एक्सचेंज रिएक्शन इसको बोला जाता है, विनिमय अभिक्रिया, एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, तो इस अभिक्रिया की परिभाषा में अपन क्या लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक परस्पर किसी एक प्रकार के आयन या मूलक का आदान प्रदान, या विनिमय शब्द काम में ले सकते हो इसकी जगह, आदान प्रदान की जगह, करके दो नए उत्पाद बनाते हैं, दो नए उत्पाद बनाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और उदाहरण में आपके ये रिएक्शन हो जाएगा जैसे कि जैसे, तो उदाहरण तो इसे कोई मानोगे, ये समझने के लिए बताया मैंने आयनों में तोड़ करके नीचे रिएक्शन ये लिखना है, लेकिन समझने के लिए आयनों में तोड़ करके अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर धनायनों का आदान प्रदान क्या कर दिया, करवा दिया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करो, कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूं फिर इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो वीडियो पॉज करो, नोट करो इन बातों को।
नोट किया आपने? अब देखो रिएक्शन, तो अभी जो रिएक्शन लिया उसी टाइप का एक रिएक्शन और लेता हूं मैं आपके सामने। AgNO3 प्लस HCl ये ले लिया मैंने, ठीक है। इन दोनों में देखो आयन, तो Ag प्लस और NO3 माइनस प्लस H प्लस और Cl माइनस। आदान प्रदान किसी भी एक प्रकार के आयन का करवा दूं तो ये Ag और ये H प्लस, ये Ag H प्लस की जगह चला गया और ये H प्लस किसकी जगह आ गया? Ag की जगह आ गया। तो देखो क्या बनेगा, H प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। और यहां पर क्या बनेगा, Ag प्लस और Cl माइनस। तो यहां पर अणु सूत्र बन जाएगा आपका KNO3 प्लस AgCl। अवस्थाएं देख लो इनकी, ये एक्वा सॉल्यूशन, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है, और ये वही पहले के जैसे ठोस अवस्था में जल के अंदर क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और उदाहरण देखो, तो अगला उदाहरण मैं ले लेता हूं CuSO4 प्लस NaOH। तो इनमें भी देखो आयन तोड़ लेते हैं पहले। तो यहां देखो दो आयन हैं, Cu+2 और SO4 -2 प्लस यहां पर अपन ले लेते हैं Na प्लस और OH माइनस, है ना। तो आपको क्या करना है, अब ये धनायन और ये धनायन दोनों का आदान प्रदान करवा लेते हैं। तो ये धनायन इसकी जगह चला गया और ये धनायन इसकी जगह आ गया। तो देखो क्या मिलेगा आपको, Na प्लस और SO4 -2। भाई देखो ये Na प्लस इसकी जगह आ गया और SO4 अपनी जगह है, तो Na प्लस को यहां रखा मैंने, ठीक है। आगे देखो ये Cu+2 है, यहां चला जाएगा, तो Cu+2 और इसके साथ में क्या रहेगा, OH माइनस। अब इनका अणु सूत्र बना के ऊपर लिखना है आपको। अणु सूत्र बनाना नहीं आता है तो बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 6 जरूर देखें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहां पर अणु सूत्र हो जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट है ये, और यहां पर हो जाएगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये संतुलित करता हूं इसको मैं। तो देखो यहां सोडियम 2 है, इधर एक ही है, तो यहां 2 लगा दिया मैंने, ठीक है। और OH यहां 2 है, तो इधर भी 2 है, बाकी का संतुलित है ये। SO4 अकेला है तो SO4 पूरा अकेला है, ठीक है। कॉपर 1 है, तो ये कॉपर 1 रहा, ठीक। और देखो उदाहरण, अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो सब द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती है, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया। जैसे देखो मैं यहां पर ले लेता हूं HCl प्लस NaOH, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रकार का क्षार है। तो इसमें 2 प्रकार के आयन H प्लस और Cl माइनस। इसके अंदर भी 2 प्रकार के आयन
Na+ और OH-। वैसे तो क्या अम्ल क्षार अभिक्रिया जब अपन पढ़ रहे थे तब अपन इन दोनों को क्या कर लिया करते थे, साथ में ले लिया करते थे। 5 चैप्टर के अंदर पढ़ा था हमने ऐसा। तो ऐसा करो, चाहे ये जो मैं अब तरीका बता रहा हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया में वो भी आप करो, एक रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, देखो ये H+ और ये Na+, करना क्या आपको, H+ यहां आ जाएगा और ये Na यहां आ जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा आपको, Na+ यहां आ गया तो Na+ और Cl- प्लस ये H+ यहां आया है तो H+ और OH-। इन्हीं का अणुसूत्र बना करके हम ऊपर लिखेंगे तो NaCl + HOH। यही जल है, ये सोडियम क्लोराइड है। ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है और ये भी एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है और ये लिक्विड के रूप में है, जल है ये। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये उदाहरण और नोट कर लो। एक आध उदाहरण और बता दे आपको, अम्ल क्षार अभिक्रिया के बीच के उदाहरण दे देते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पहले। ठीक, नोट किया आपने, तो मैं यहां मिटा रहा हूं इसको। देखो मैं यहां पर अम्ल मान लीजिए चेंज करके H2SO4 ले लेता हूं। ये अम्ल लिया मैंने, ठीक है, और क्षार जैसे मैंने चेंज करके ले लिया KOH। ठीक है भाई, अब देखो पहले आयन तोड़ लेते हैं इनके। तो इसमें H+ और SO4 -2 है, इसमें K+ और OH-। ठीक है, क्या करवाना है आपको, ये H+ उठाओ यहां से और ये K+ उठाओ यहां से, इसको तो इसकी जगह डाल दो और इसकी जगह डाल दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ये K+ यहां चला गया तो K+ और SO4 -2। भाई माइनस ये तो अपनी जगह ही है, K+ आया ही था तो, प्लस H+ OH-। भाई ये H+ इसकी जगह गया है ना। अब अणुसूत्र देखो ऊपर क्या बना के लिखोगे, ये तो बनेगा K2SO4 और यहां पर बन जाएगा HOH। ठीक है, बस ऐसे ही रिएक्शन होता जाएगा। तो इसको भी नोट कर लो आप। अम्ल क्षार अभिक्रियाएं जितनी भी है वो सब द्विविस्थापन अभिक्रिया या विनिमय अभिक्रिया होती है, तो नोट कर लो। ठीक है, किया नोट आपने। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे नए रूप में। अभिक्रिया कितने समय में पूरी हो जाती है या अभिक्रिया कितनी तेज गति से संपन्न होती है, इस आधार पर 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन वो दोनों प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो लेंगे। तो आज के वीडियो में यही तक की बात अपन समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।